चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करना। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वाहन का पश्च दृश्य, मतलब जो भी हमें पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो कैसे है, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बहुत बार रिपीट हुआ है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए आपको क्या होता है कि जब भी हम एक हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स, जो हमारा ऑप्शन डी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। बट क्यों है, आप एक चीज़ और जानिए ना, आपको कन्वेक्स मिरर ही क्यों चाहिए? ऐसा क्या कि हमें कन्वेक्स मिरर ही चाहिए इसमें रियर व्यू मिरर में? क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारी मैग्नीफिकेशन वो <1 है। और उसके साथ साथ क्या है ना कि अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हाई फील्ड ऑफ व्यू। तो हमें जो फील्ड ऑफ व्यू चाहिए ना, हमें लार्ज एरिया को कवर करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा कॉन्वेक्स मिरर, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उत्तर लेंस। ओके, तो अभी हम अगला चलते हैं। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के मतलब अगर हम बात करते हैं, जो हमारा ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, वो लाइट के किस कैरेक्टर के कारण, जो भी प्रोसेस अक्कर हो रही है ना उसमें, तो कौन सी प्रोसेस के कारण ये हमारा जो है जो हमें ये आकाश है उस वो नीला दिखाई देता है। देखिए, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, 4 चीज़ें हैं। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा है, बताइए। देखिए, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्शन में चीज़ें एक मीडियम से दूसरे में जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा किसी कारण होगा स्कैटरिंग के कारण, ये हमारा किसके कारण होगा, स्कैटरिंग के कारण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परकिरणन से। ठीक है, तो उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो अगर हम नॉन कन्वेंशनल, इसी चीज़ नोट, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स वैसा होता है कि अगर आप उसको देखिए, दो तीन कैरेक्टर होते हैं उसके। एक क्या होता है कि वो आपका जो उसकी अवेलेबिलिटी होगी वो लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, तो वो कम मात्रा में अवेलेबल होगा। और दूसरी बात क्या है, वो ख़त्म हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो अब इन तीनों में से देख लीजिए, विंड एनर्जी है। विंड अगर एक बार हवा चली गई तो क्या दोबारा नहीं आएगी? आएगी। सूरज की रोशनी है, आज चली गई कल फिर आएगी, कल नहीं आई तो परसों आएगी, तो दोनों में आएगी। तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन बचा गया बायोमास। बायोमास में क्या हो गया, हमारा कोल हो गया, आपकी जो एलपीजी होगी, मीथेन होगी। अगर ये एक बार चली गई, एक बार यूज़ कर लिया आपने, तो क्या इसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जैव मात्रा या फिर हमारा बायोमास। ओके, तो और आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्न में से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है? मतलब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, एम्पियर किसकी है? ये एम्पियर आपसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का। ठीक है, तो बट यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज का रहेगा कूलम्ब। अगर वो खाली, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक करंट का पूछे तो आपका रहेगा एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कूलम्ब। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो पहला है पानी, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है हवा और विद्युत। तो क्या हमें जो पानी है, पानी तो हमारा प्राकृतिक है, क्योंकि या तो हमें बारिश से मिलता है या फिर हमें ग्राउंड वाटर के तौर पर मिलता है। मिट्टी हमारी नेचुरल सोर्स है, रिसोर्सेज है। तो हवा भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। सिर्फ एक है विद्युत, या जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको हम जनरेट करते हैं किसी थर्मल से, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, उसे हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं? मतलब इमेज, जो ह्यूमन आई है ना, बेसिकली वो एक कैमरे का काम करती है। अगर आप कैमरे को उठाएंगे और अपनी आँख को उठाएंगे तो लगभग सेम मिलेगा। और अगर आपको इसका पूरा डाइसेक्शन देखना है तो आप हमारे जो एक यूट्यूब पे हमने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप उसमें इसका पूरा का पूरा 3 सेक्शन देख सकते हैं, आँख का, इवन हर एक पार्ट का। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं? तो किस भाग पर बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हमारे रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। रेटिना क्या होगा, दृष्टि पटल पर।
और जब रेटिना पर नहीं बनेगा, पहले बनेगा या बाद में बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कंडीशंस बनती हैं, क्योंकि वो रेटिना पे नहीं इमेज बन पाती। ओके, तो अब आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधनों के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती? तो भाई कौन सी गैस रिलीज नहीं होती? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, किसका? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो, जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो हम फॉसिल फ्यूल्स की सबसे पहले बात करते हैं। क्यों? चाहे आप पेट्रोल ले लीजिए, चाहे कोयला ले लीजिए, हर एक में क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है ना। तो अब इसमें क्या है, क्या होगा, आप सोच के देखिए। कुछ भी चीज़ जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। तो रिलीज बाकी तो रिलीज होंगे ना, क्या नहीं रिलीज होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंसर हो गया ऑक्सीजन, क्योंकि वो उसको जलाने के लिए चाहिए। किसी चीज़ को भी जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ना कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीज़ें। ये तो रिलीज होंगी, मतलब उससे निकलेगी, उत्पन्न होंगी, बट ऑक्सीजन नहीं होगी, क्योंकि वो उसको जलाने के लिए नेसेसरी है। ओके, और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में खाना पकाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो किस ईंधन का प्रयोग करते हैं भाई हम? तो सबसे ज़्यादा हम अगर आज के सिनेरियो में देखेंगे, तो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी तो क्या है कि उज्ज्वला योजना चलाई है, और भी कई स्कीम्स चलाई हैं। इसके लिए, ताकि जो भी औरतें हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, उनको फैसिलिटी मिले। तो क्या है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? एलपीजी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया एलपीजी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या है हमारा कि 5R की बात की है। 5R क्या है एक्चुअली? जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हम कुछ चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि हम कुछ नॉर्म्स बनाए, ताकि हमारा पोल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहले क्या है, आपका रिफ्यूज़ आता है, ठीक है। फिर आपका रिड्यूस आता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आप किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, या कहीं आप किसी के घर पे गेस्ट बन के गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अगर उन्होंने कुछ आपको ऑफ़र किया खाने को, तो सबसे सबसे पहले आप क्या करोगे? रिफ्यूज़ करोगे। और फिर अगर आप खा भी रहे हो, तो बहुत कम खाओगे। तो क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, कम उपयोग, क्योंकि उसने पूछा है दूसरे के बारे में। तो दूसरा क्या आ गया हमारा? दूसरा हो गया रिड्यूस का। ओके, और कि ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, किसी भी भौतिकी, मतलब फिजिकल अथवा रासायनिक प्रक्रम, मतलब फिजिकल एंड और केमिकल प्रोसेस जो भी होगी, तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होगा? तो रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो क्या होगा ये? रिमेन्स अनचेंज्ड क्यों रहेगी? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगी। और जब भी हम 5R की बात करते थे, तो आप एक बार उसको लिख लीजिए कि आप नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन आ जाए। तो रिफ्यूज़, क्योंकि आप सबसे पहले जाते हैं किसी भी अपने गेस्ट के यहाँ, तो आप क्या करते हैं, किसी भी कोई भी आइटम दिया उन्होंने खाने को, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? मना करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद आप करते हैं उसको, आप कम खाते हैं। तो उसके बाद हम आप क्या करते हैं? कम खाते हैं। तो कम खाना क्या हो गया हमारा? हमारा आपका रिड्यूस। रिड्यूस के बाद क्या होगा? आप जो भी आपके पास चीज़ें हो गई, तो सबसे पहले आप उसको यूज़ करना चाहोगे जो आपके आसपास है, तो उसको रीयूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जब आपने उसको रीयूज़ कर लिया, तो फिर आप रिपर्पज़ भी कर सकते हैं। तो वो हमारा फोर्थ चला गया। और लास्ट का क्या है कि जो हम, मान लिया आपका कोई भी प्लास्टिक है, तो हम उसको रिसाइकिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हो गए। तो अभी हमारा जो पहला सेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है फिजिक्स का। अब हम नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में क्या है? टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। देख सॉरी। ओके, तो फिर अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो नेम द एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द टोमेटोज। तो टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। देखिए, प्रेडोमिनेंटली तो इसमें क्या मिलता है हमें? ऑक्जेलिक एसिड। इसमें क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी, ऐसे आप हिंदी में लिख लेना ऑक्जेलिक एसिड। पर इसमें एसॉर्बिक एसिड भी हमारा, जो कि हमारे सिट्रस फ्रूट में होता है, वो भी हमारा प्रेजेंट होता है, बट मेजर जो इसमें प्रेजेंट होता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ओके, देन वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो जो भी लोहे की बनी चीज़ें, हम उस पर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? आप एक बात सोचिए ना, कि जो भी आपका सबसे अहम क्या चीज़ है आपके, लोहे का गेट, लोहे की चीज़ें जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, जितनी भी हमारी उसमें कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं, तो हम क्यों करते हैं उनको पेंट?
क्योंकि हमें क्या है, उसको बचाना है किससे, रस्टिंग से, रस्टिंग, और हमें कोरोजन से, CORROSION, कोरोजन, इससे हमें क्या है, बचाना है, इससे हमें क्या है, बचाना है। ओके, सॉरी ये पेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा मेरा, टूट गया ये, तो उससे हमें बचाना है। ओके, तो ये इसका मेजर पर्पज़ होता है, क्योंकि जैसे ही आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ये हमारा कोरोड होना शुरू हो जाएगा और उस रस्टिंग के कारण वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक धातु का नाम लिखे जो तरल अवस्था में पाई जाती है। इट मीन्स कि आपका लिक्विड में मिलता है। तो कोई नॉन मेटल है ऐसा, सोचिए, आपने पढ़ा होगा ना, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड है नेचर में, और मेटल में मरकरी। जब भी मेटल की आती बात है तो मरकरी, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। और जब भी नॉन मेटल की बात आती है तो हमारा क्या है, ब्रोमीन। ओके, नेम ए मेटल विच इज़ सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो देख, तो अब क्या है, ये मैं पूछ रहा कि उस धातु का नाम बताइए, उस मेटल का नाम बताइए जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। तो हमारे 3 सॉफ्ट, जो सबसे ज़्यादातर जो सॉफ्ट है ना हमारे, वो 3 हैं। कौन कौन से, अगर हम पोटाशियम, तो सबसे पहले हमारा है पोटाशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर हमारा है तीसरे पे लिथियम। क्या है ये, इनकी डेंसिटी बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में लो है। तो अगर आप पोटेशियम को या सोडियम को काटना चाहेंगे तो आप इजीली चाकू से काट सकते हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है। असंतृप्त, असंतृप्त मीन्स अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड मीन्स तो या तो वहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हो जाएंगे। अब आप सोचिए ना कि यहाँ जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लिखा मिलता है हमें, इन, सॉरी, तो यहाँ हमें क्या लिखा मिलता है, इन। और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ क्या मिलता है हमें, वाइन, एल्काइन, इस तरीके से। ठीक है, तो अब सोचिए इनमें से क्या कुछ है। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, मीथेन। दूसरा एथेनॉल, एथेनॉल मीन्स इथेन प्लस में एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल एच ग्रुप जुड़ा है इसलिए तो ओ लाया है उसमें। ओके, और थर्ड हमारा बेंजीन, डी हमारा नन। तो पहले में हमारा एन है, एन मतलब सेचुरेटेड है, इथेनॉल, इथेन प्लस मतलब एल्कोहल ग्रुप, ओ एच ग्रुप, ओ एच फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा सेचुरेटेड है। और थर्ड हमारा बेंजीन, तो इन आ गया ना, ये इन आ गया, ये वाला आ गया, मतलब डबल बॉन्ड वाला आ गया। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आप इजीली थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे ना, तो इजीली आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस करके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, AgNO3 प्लस NaBr, हमारा किस कहाँ है, रिएक्टेंट की साइड। तो हमारा फिर क्या होता है, AgBr प्लस में NaNO3। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, सोचिए ना। पहले में जो सिल्वर नाइट्रेट था, उसने क्या किया, ब्रोमीन को ले लिया दूसरे वाले के। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले वाला दूसरे के साथ और दूसरे वाला पहले वाले के साथ एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, कम्बिनेशन भी नहीं है, और दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, डबल डिस्प्लेसमेंट और द्वितीय विस्थापन, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं ना ये आप ऐसे सोचिए कि भाई, इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। अब जो दूसरी हमने एक वीडियो डाली है जो चैप्टर फर्स्ट की है क्लास 10 के लिए, आप उसमें भी देख सकते हैं, वो हमने बोर्ड पे पूरा का पूरा सोल्व करके किया है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के भी यहाँ पे, और रिएक्टिविटी सीरीज़ को भी हमने बताया कि कैसे कौन सा जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले को रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, वो हमने पूरा का पूरा एक शॉर्टकट के तरीके से बताया उस वीडियो में, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। बट ये दोनों, अगर यहाँ पर एक का एक्सचेंज होता तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता। अगर एक रिएक्टेंट हमारा टूट जाता आगे जाके 2 में 3 में, तो हमारा क्या हो जाता, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर 2 हमारे जोड़ के 1 या 2 को देते, 1 बना देते, तो हमारा क्या हो जाता, कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो इस तरीके से आपको, तो ये क्या कौन सा हमारा एग्जाम्पल क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एथेन में संयोजक मतलब कोवलेंट बॉन्ड पूछ रहा कितने हैं। ठीक है,
तो अब जब भी हम बात करते हैं एथेन की, एथेन मतलब एन, एन आ गया तो हमारा है, जब हमारा एन आ गया तो हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, मीथ इथ, 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है ना कार्बन की। तो क्या हो गया, ये 3 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 और 3 6 और 1 7, तो कितने बॉन्ड हो गए, 7। तो इसका आंसर होगा बी, 7। तो उसके आगे हमारा जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, समजातीय श्रेणी के दो यौगिकों में किस इकाई का अंतर होता है। जब भी आप होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं या समजातीय की बात करते हैं तो वहाँ पर किसका डिफरेंस होगा, CH2 का। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा जो सेक्शन सी है, तो उसमें क्या है हमारा, किडनी, द किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। तो ये पूछ रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, ये पूछ रहा है किडनी किससे संबंधित है, किस प्रोसेस से संबंधित है। तो पहला न्यूट्रिशन नहीं, दूसरा रेस्पिरेशन नहीं, तीसरा एक्सक्रीशन, हाँ तीसरा एक्सक्रीशन ठीक है, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। तो हमारा क्या है, सी, एक्सक्रीशन से है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोसी पोषण के लिए मतलब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरत है। तो अगर हम जब भी बात करते हैं हम 6CO2 प्लस में 6H2 जरूरी है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर सनलाइट हमारी चाहिए, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, क्लोरोफिल के अंदर। तो अब हमारा क्या है, ये हमारा हो गया CO2 प्लस वाटर, तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा। दूसरा क्या होगा हमारा, क्लोरोफिल चाहिए हमें क्योंकि पत्तों में बनता है क्लोरोफिल की, और सी सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। ओके, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। भाई जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। पहला ओवरी, वो भी है, यूटेरस वो भी है, क्योंकि जो आप कॉपर टी रखते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है यूटेरस के रिगार्डिंग कि भाई आप कॉपर टी रखते हैं तो किस हिस्से में रखते हैं, तो यूटेरस में रखते हैं। ओके, फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे आपके ओवम और स्पर्म जोड़ने के बाद कुछ टाइम तक यहाँ सर्व रहते हैं। तो वासा डिफरेंस, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये आंसर हो जाएगा जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का नहीं है। और अगर आप वैसे भी देखना चाहेंगे ना, शुक्रवाहिका, भाई जो मादा है उसमें से तो अंडा होता है ना, अंडाणु होता है, यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु होता है। तो शुक्रवाहिका जो शुक्राणु को लेके आए, तो अगर आप ऑप्शन भी देख के चलेंगे ना तब भी आप इजीली कर सकते हैं। तो अभी हम इससे आगे, तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे है, निम्नलिखित में से किस वाहक द्वारा, मतलब कह रहा है कि जो भाई क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, पर परागण है, वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है, किसके द्वारा संपन्न होता है। तो भाई वो हमारा, उसमें विंड भी हो सकता है, हमारा एनिमल्स भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ओके, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, घास, गेहूँ तथा आम। तो ये फूड चेन की बात कर रहा है, ये फूड चेन की बात कर रहा है कि हमारा पहले एक से दूसरी स्टेज पे, दूसरी से तीसरी पे। तो हमारा क्या है, ग्रास, व्हीट और मैंगो, ये तो एक ही श्रेणी के आगे, पहले के ही आगे, प्रोड्यूसर्स में आगे नहीं है, ये तो पैदा करने वाले में आगे। दूसरा क्या है, ग्रास, गोट, ह्यूमन, ठीक है, ये तीनों स्टेज को कवर कर रहा है। पर आगे देखते हैं, गोट, काउ एंड एलिफेंट। भाई क्या गाय बकरी को खाती है, नहीं। क्या एलिफेंट काउ को खाता है, नहीं। तो ये पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, ग्रास, फिश एंड गोट। क्या बकरी मछली को खाती है, ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक बच गया, बी। तो यहाँ से हमारा बी हो गया। निम्न में से कौन सा पदार्थ अजैव, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अजैव निम्नीकरण ये है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है। तो ऑप्शंस क्या क्या हमारे, पहला है घास, पुष्प, लकड़ी, मतलब ग्रास, फ्लावर, वुड और प्लास्टिक। सोचिए आप घास को छोड़ देंगे तो घास तो अपने आप खत्म हो जाएगी, फ्लावर को छोड़ेंगे वो भी हमारा डिग्रेड होगा, लकड़ी को छोड़ेंगे वो भी डिग्रेड होगी, बट प्लास्टिक नहीं होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा प्लास्टिक। वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक, मतलब कार्बन से कार्बन लेस कर रहे हैं, ओके, बदल कर मिट्टी में मिला देते हैं। कहते हैं ना कि भाई तुझे मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये उसी टाइप के होते हैं। तो पहला है ऑप्शन, मार्जक, डिकम्पोजर्स, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, हेर्बीवरस, कार्निवर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, जो पैदा करते हैं, पहली स्टेज में होगा हेर्बीवरस, जिसका जो हमारा खाना कैसा होगा,
मतलब प्लांट बेस्ड होगा। कार्निवर्स जो हमारा फ्लैश बेस होंगे, मतलब जो मांस मीट खाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा डिकम्पोजर्स, अपमार्जक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स एंड खालिस्तान इन आर बॉडी। जो भी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो दो ही तो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, ओके, दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन कर क्या करता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है। और नर्वस में क्या होता है, जो भी हमारा ब्रेन के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है ऑप्शन में, ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क। तो ब्रेन भी तो किसका हो गया, नर्वस का। और फोर्थ हमारा क्या है, रिफ्लेक्स आर्क किसका हो गया, रिफ्लेक्स आर्क किसका हो गया, नर्वस का ही हो गया। बट ये हमारा जो रिफ्लेक्स आर्क होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारा स्पिनल कॉर्ड के द्वारा। ठीक है, फोर्थ आ गया हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, रासायनिक समन्वय, वो किसके द्वारा होता है, हमारा एंडोक्राइंस और हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा सी, तंत्रिका तंत्र। तो हार्मोन और तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आई थिंक जब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें होना चाहिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए अगर आप ये कुछ भी है तो आप एक बार थोड़ा सा आवाज़ अगर आपको वैसी लगे तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। और उसके बाद हमारा क्या है, विच सेक्स क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट इन मेल्स। मेल्स में कौन सा होता है, एक्चुअली जब भी हम ऑटोसोम्स की बात करते हैं, वैसे हमारे कितने पेयर होते हैं, पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर। इस 23 पेयर में हमारे 22 पेयर कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स। ठीक है, और जो हमारा जो 23वां पेयर होता है वो हमारा मेल में क्या होता है, XY, और फीमेल में क्या होता है, XX। तो जो हमारा XY है वो किस में हो गया, मेल्स के अंदर। तो मेल्स के अंदर क्या होगा, XY, क्योंकि ये जो 23rd क्या है, 23rd पेयर क्या हो गया, XY, और 22 पेयर क्या हो गए, ऑटोसोम्स हो गए, वो दोनों में एक जैसे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरुरज्जु किससे रक्षिता होती है, मतलब मेरुरज्जु को कौन की रक्षा कौन करता है। स्पिनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, नन ऑफ द अबव। अब आप एक चीज़ सोचिए ना, क्रेनियम क्या होगा, जो हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेन को करती है। और इसके नीचे आ जाती है हमारी 3 ब्रेन की लेयर्स, जिन्हें हम मैनिंग्स बोलते हैं। और उसके लिए है हमारा DAP, जो DAP हम यूरिया यूज़ करते हैं, वो ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड और पियामीटर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत है। दूसरा रिब्स है, रिब्स हमारी क्या है, हमारी चेस्ट में होती हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, हाँ ये ठीक है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 हमारा है, मेंडल ने खालिस्तान के पौधे के अनेक विपर्यासी और विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल हैज स्टडीड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स इन, किस में, पी में करा था ना, किस में, मटर में। मटर के कोई राउंडेड, कोई कैसे शेप, कोई रिंकल्ड, ये यही तो किया था उसने। ठीक है, और अभी आपको कुछ दिन में हम लगातार 3 से 4 दिन तक आपको पूरे के पूरे सारे हरियाणा बोर्ड के पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ हम 9, 10 और 11 को हम आपको देंगे लगभग 15 क्वेश्चन तीनों दिन में। पहले 15 क्वेश्चन पहले दिन, फिर सेकेंड डे 15 क्वेश्चन, फिर थर्ड डे। और मुझे लगता है ज़्यादातर आपका पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारा सब ये लेक्चर अच्छा लगा तो। थैंक यू।